ओके स्टूडेंट, अब ये है कि अभी मैंने इसको चेंज कर लिया नेट को। ठीक है, मैं नेट को चेंज कर चुका हूँ। उम्मीद है कि अब ये तंग नहीं करेगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि जहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी है वहाँ स्ट्रोंग है। ठीक है, जहाँ स्ट्रोंग है और वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर है। अच्छा, वो क्यों बेहतर है? हमने यहाँ पीछे बात की थी कि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, एक तो वहाँ गुड गवर्नेंस है। ठीक है, और मेरिट है और गवर्नमेंट रेट है, और जो भी वहाँ पे आपकी जो स्टेट की जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है वो बहुत अच्छी तरह से हो रही है। ठीक है, तो यही था हमारा जो मेन आज टॉपिक था, इसी पे हमने बात करनी है और मैं आपके व्यूज लूंगा। बिल्कुल, अगर किसी को कोई ऑफिस का इशू है तो वो अपनी मैसेज करके अपना नाम और आईडी ग्रुप में सेंड कर दें, वो जा सकते हैं जो हैं बिल्कुल साथ में। अच्छा जी, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो सैटरडे को होगी। हम मुझे मैसेज आ गया है यूनिवर्सिटी से कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक क्लास हुआ करेगी सैटरडे को आपकी। ठीक है, अगर चेंज ना हुई तो आपका ये टाइमिंग हुई, मॉर्निंग 9 से आपकी 11 AM। ठीक है जी, आगे चलें जी। तो नेक्स्ट सैटरडे को होगी ना, आज तो हो गई ना आज तो आज इस की। वीक की तो क्लास अभी थोड़ी डिस्टर्ब भी रही है आज की। नेक्स्ट को हम अच्छा करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट सैटरडे से इंशाल्लाह हमारी क्लास बहुत अच्छी रहेगी। तो ये हमने इकोनॉमी को स्टडी कर लिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमने बात कर ली कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इकोनॉमी ही जो होती है वही जो एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर होती है ना। अगर इकोनॉमी अच्छी है, आपके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, देखे ना, आपके पास आज आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप ऑक्सफोर्ड में जाके क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है? जितनी ज्यादा आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होती हैं उतनी ही ज्यादा उस कंट्री उस रीजन की जो लोग होते हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, वहां जॉब्स ज्यादा होंगी, वहां पे आपकी जो बेसिक नीड्स जो चीजें, जैसे मैंने कहा जी, वाटर भी है वहां पे, लाइट्स भी हैं वहां, ये भी है वहां, वो भी है। जहां कम है वहां पे इकोनॉमी का इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे। अ गुड इकोनॉमी इंश्योर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जी बोले जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है अ गुड इकोनॉमी इंश्योर्स बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, जितनी ज्यादा अच्छी आपके पास इकोनॉमी, देखे ना, अगर आपको रोड बनाने हैं, आपको ब्रिज बनाने हैं, आपको डैम बनाने हैं, आपको कॉलेज बनाना है, आपको स्कूल बनाने हैं, आपको यूनिवर्सिटीज बनानी है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, तो उसको पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे उसी वक्त आएंगे गवर्नमेंट के पास जब इकोनॉमी सही होगी। If we understand the cycle and system in economics, we can better understand how to manage our money and society. अगर हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे तो फिर ही हम बेहतर तरीके से इसको ठीक कर सकेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पढ़ने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मकसद ये है कि कल को जब ये किसी इदारे को रन करेंगे, किसी बिजनेस को रन करेंगे, किसी कॉर्पोरेशन को रन करेंगे, ठीक है ना, किसी स्टेट के किसी पार्ट को रन करेंगे, तो वो उनके पास इतनी बेसिक नॉलेज हो, इतनी अवेयरनेस हो कि वो उस चीज को बेहतर से बेहतर मैनेज कर सकें। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओवरव्यू पाकिस्तान इकोनॉमी। द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज द 26th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 26th लार्जेस्ट वर्ल्ड में है जी। ऑफ टर्म ऑफ द परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, पीपीपी की टर्मिनोलॉजीज है। एंड 44th लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी के लिहाज से, नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 44th है, और जो इकोनॉमी की जो परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग है वो 26th है। ठीक है, ये एक डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको पहुंचा दूंगा। इन 1947 पाकिस्तान हैड 30 मिलियन पीपल विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 100। देखिए, जब आपने जीडीपी आपको पढ़ाया गया होगा तो पर कैपिटल इनकम भी पढ़ाया गया होगा। आपने पढ़ा था पर कैपिटल इनकम? जी स्टूडेंट, पर सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड, क्योंकि जो पीछे जो एक साल जो कोविड का गुजरा है ना, तो हम अपने आप को ये भी नहीं कह सकते कि हम थर्ड सेमेस्टर के हैं, बिकॉज जो ऑनलाइन सेशंस हुए माइक्रो के और मैक्रो के, तो अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो लोग फील्ड चेंज करके आए, इंटर उनकी एफएससी में, और उसकी वजह से फिर उन्हें कॉमर्स की नाव हाउ नहीं मालूम। तो इफ यू डोंट माइंड सर, अगर हल्का हल्का आप थोड़ा सा बता दें कि परचेजिंग पावर ये होता है, ये होता है, ताकि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आगे जाके इनको बेसिक टर्मिनोलॉजी से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा ठीक है सलार, ये बिल्कुल ठीक है। जो मैंने तो देखें, आप क्लास में लेट आए थे, मैंने तो पहले ही कहा था कि जिस स्टूडेंट को भी बेसिक का मसला होगा हम उसकी बेसिक को भी डिस्कस करेंगे, और मैंने एक बुक भी रेकमेंड की है
वो भी मैंने कहा कि वो आप ले लें, उसको पढ़ें। और देखिए मैंने ये भी कहा है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो बात करें, ताकि मैं आपसे बात करूँ। देखिए अगर आपके घर में 6 लोग रहते हैं, ठीक है? और आपके फादर सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और आपके फादर की सैलरी है 60,000, तो आपके एक बंदे पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? हेलो? 10,000 10,000 10,000 यानी अगर आपके फादर अर्न कर रहे हैं 60,000 और आपके 6 लोग हैं, तो हर पर्सन के हिस्से में आते हैं 10,000, ठीक है? अच्छा, अगर आपके फादर 90,000 कमा रहे हैं, तो अर्न कर रहे हैं, तो 15,000 15,000। और अगर आपके फादर जो हैं वो 1,20,000 कमा रहे हैं, तो फिर एक बंदे के पास कितने पैसे आ रहे हैं? 20,000 20,000। और अगर यही आपके फादर की इनकम मैं 30 कर दूं, 30,000 कर दूं, तो फिर 5,000। तो इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी इनकम होती है उतनी ही वो सब लोगों पे डिवाइड हो जाती है, घर वालों के ऊपर। ऐसे ही हुआ ना? तो किसी भी कंट्री की जो इनकम होती है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, उसके नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होती है उस पर डिवाइड कर दी जाती है। बात समझ में आ रही है? उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, कि अगर पाकिस्तान की पूरे साल की इनकम ये है और इतने लोग हैं, तो एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक तरह की एवरेज होती है। हेलो? यस एवरेज सर समझते हैं ना, मीन समझते हैं ना आप लोग? जी सर। यस सर। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई है कि पर कैपिटल इनकम जो है उसका मतलब यही है कि आपकी अगर जितनी भी पॉपुलेशन है और पाकिस्तान ने एक साल में जितना पैसा भी कमाया है, अगर वो सारा पैसा पाकिस्तान के पीपल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो एक बंदे के पास कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, जी सर। आपके पास कैसे पता चलता है कि कितना पैसा कमाया है? आपने पढ़ा होगा जीडीपी। जीडीपी जो होता है वो एक टर्मिनोलॉजीज है, उससे पता चलता है कि इस साल जो है आपने एक कंट्री ने, या कोई भी कंट्री है, उसने कितना पैसा कमाया। अब देखें, कोई और कंट्री ले लें, आप दुबई ले लें, आप कोई और कंट्री ले लें, जापान ले लें, कोई और आप कंट्री ले लें, चाइना ले लें, कोई और कंट्री आप ले लें, रशिया ले लें, आप यूके ले लें, आप इटली ले लें, आप यूएसए ले लें, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी पूरे साल की जो इनकम होगी और उनकी जो पीपल है, लोग हैं जो वहां रहते हैं, उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। भाई इटली के जो लोग हैं, इटली की जो कंट्री ने जो पैसा कमाया है उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो यूके है, यूके ने जो पैसा कमाया है वो यूके के लोगों पे खर्च हो रहा है। अच्छा, जो दुबई है या यूएई है, उसने जितना भी पैसा कमाया है एक साल में, वो उनके लोगों पे खर्च हो रहा है। कहने का मकसद ये होता है कि अगर कोई कंट्री ज्यादा पैसे कमा रहा है और उसकी पॉपुलेशन कम है, तो पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगा, हर बंदे के हिस्से में ज्यादा पैसे आएंगे। अगर आप लोग घर में, अगर मैंने कहा था 60,000 फादर ने कमाए और 6 लोग हैं, यही मैं कहता कि अगर आपके फादर ने कमा तो 60,000 रहे हैं, मगर लोग हैं 3, तो फिर भी तो 20,000 हो रहे हैं ना। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आवाज तो नहीं कट रही मेरी स्टूडेंट? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना? तो देखिए, आपकी जो पॉपुलेशन है, जब पाकिस्तान बना वो 30 मिलियन था और पर कैपिटल एक बंदे के हिसाब से $1,000 थे उस वक्त, यानी एक बंदे को $1,000 मिल रहे थे। पाकिस्तान की जो जो जीडीपी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। एग्रीकल्चर जो था हमारा, वो 50% हमें आउटपुट दे रहा था उस वक्त, विद हार्डली एनी मैन्युफैक्चरिंग। कोई खास मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी उस वक्त, ज्यादातर जो थी वो थी इंडिया के अंदर चली गई थी। तो हमारी जो इकोनॉमी बेस कर रही थी पाकिस्तान की 1947 में, वो 50% सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर कर रही थी। और उस वक्त पाकिस्तान का एक बंदे की जो इनकम थी पूरे साल की, वो $100 थी। ये एक एवरेज होती है, ठीक है? जैसे मैंने आपको एवरेज बताई है कि आपके फादर कितने पैसे कमा रहे हैं और आपके पर्सन को कितने लोग मिल रहे हैं।
Therefore it was unable to feed 30 million people and was dependent on import from the USA. अच्छा देखिए, अगर एक कंट्री जो है, एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान है और 30 मिलियन लोग थे। अच्छा 30 मिलियन के कितने पैसे, कितना बनता है? 30 मिलियन का मतलब क्या है? आई थिंक 3 करोड़ ना? 3 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं और हर बंदा जो है वो $1000 एक साल में खर्च कर रहा है। तो ये पैसे इनफ है या कम है? सर उसका इन्फ्लेशन रेट बताएगा, मतलब वहाँ महंगाई है या नहीं है। हाँ ये भी है, मगर एक बात करो ना, चलिए मेरी बात सुनना। अगर फॉर एग्जांपल आज के दौर में इन्फ्लेशन रेट का भी डिपेंड करता है, वो भी एक इसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल इंडिकेटर कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। अगर एक बंदा है, हम उसको आज $100 दे दें और बोले जी एक महीना या एक साल इस पे खर्च किया जाए, तो वो कम है। उस वक्त की इन्फ्लेशन क्या थी, जितनी भी थी, फिर भी ये $100 जो है वो कम है, ठीक है। Therefore it was unable to feed 30 million people and was dependent on the import from USA. उस वक्त पाकिस्तान ने जो ब्लॉक, अच्छा उस वक्त जो 2 ब्लॉक थे, आपको पता है कि एक लेफ्ट ब्लॉक होता था, एक राइट ब्लॉक होता था, एक कैपिटलिज्म था, एक सोशलिज्म था। पता है आपको ये चीजों का? नो सर। देखिए उस वक्त दुनिया में 2 बड़े ब्लॉक थे, एक कैपिटलिज्म था और एक सोशलिज्म था। सोशलिज्म जो सिस्टम था, इकोनॉमिकल सिस्टम था, वो रशिया का सिस्टम था और कैपिटलिज्म जो सिस्टम था वो अमेरिकन सिस्टम था। तो जो भी उस वक्त के कंट्रीज थे उनको नहीं जरूरी होता था या तो वो अमेरिकन ब्लॉक में चले जाएं या वो रशियन ब्लॉक में चले जाएं। अगर वो अमेरिकन ब्लॉक में जाते थे तो अमेरिकन को सपोर्ट करता था, अगर वो रशियन ब्लॉक में जाता तो रशियन को सपोर्ट करता था। और वो लोग उस सिस्टम को, क्योंकि यूएसए का जो इकोनॉमिकल सिस्टम था वो कैपिटलिज्म था, तो उस कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपना लेते थे वो कंट्री। और रशियन जो सिस्टम था वो सोशलिज्म था। सोशलिज्म आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? जिसका जो बानियान में था लेनिन था, लेनिन, उसने इजाद किया था ये। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा इसके बारे में? सर आपकी आवाज दोबारा से कट रही है। दोबारा से कट रही है? नहीं सर हमने नहीं पढ़ा, आप थोड़ा सा बता दें। वॉइस ठीक है सर की, पर आपका नेटवर्क इशू होगा। अच्छा हाँ, किसी का अभी मैंने तो मोबाइल पे कर लिया ना, मैं ऊपर छत पे आ गया हूँ, मोबाइल मैंने कर लिया है, हॉटस्पॉट पे आ गया हूँ। देखो लेनिन जो था, मॉस्को में उसका अभी भी मजस्मा है, उसने एक सिस्टम दिया था कैपिटलिज्म का। उसमें ये होता है कि कोई भी पर्सन अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, ठीक है, वो कोई कारोबार नहीं कर सकता है। आपको हर चीज की जो जिम्मेदारी है, एजुकेशन की, आपकी घर की, आपके खाने पीने की, हर चीज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। अब जैसे आप जनरल स्टोर पे जाते हैं, आप किसी होटल में जाते हैं, आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, ये इंडिविजुअली बिजनेस है, वहां पे वो बिजनेस भी गवर्नमेंट का था। यानी ये जो आप जहां पे बाल कटवाने जाते हैं, वो दुकानें भी गवर्नमेंट की थी, जनरल स्टोर भी गवर्नमेंट के थे, हर चीज गवर्नमेंट की थी। यानी कोई भी पर्सन अपना बिजनेस नहीं कर सकता। ये सोशलिज्म है। तो गवर्नमेंट कहती है हर बिजनेस गवर्नमेंट का होगा, पूरा प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास आएगा और हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक सिस्टम था, इसके बारे में मैं डिटेल से भी बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। इस सिस्टम के तहत जो है पूरी आधी दुनिया रशिया के साथ थी और अपने कंट्री के अंदर भी वो रशियन सिस्टम को अपनाए हुए थे, यानी सोशलिज्म। ये बात मैं कर रहा हूं वेरी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। और कैपिटलिज्म सिस्टम क्या होता है? कैपिटलिज्म सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाता है और वो अपना बिजनेस करे, ठीक है। ये माइक ऑफ कर लें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान उस वक्त रशियन ब्लॉक में गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम में चला गया और वहां से उसने इंपोर्ट करनी शुरू की क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गया यूएसए के, क्योंकि उसका पर कैपिटल इनकम जो थी वो कम थी, ठीक है। From there on, Pakistan has come a long way. Today, with 170 million people, our per capita income is 2008 and 1000. अच्छा अभी जो है जो 2008 के डेटा के हिसाब से पाकिस्तान की एक बंदे की इनकम है वो $1000 है।
which is 10 times more than it was in the beginning. Beginning से 10 गुना ज्यादा है। मगर आप मुझे कह रहे थे कि इन्फ्लेशन भी तो हुई है ना। ठीक है जी, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की पर कैपिटल इनकम थी $100 और 2008 तक ये थी 1000, 10 टाइम इंक्रीज हुई। तो आप ये कह सकते हैं सर कि आपकी इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हुई ना। ये जीडीपी है, ये एक जीडीपी का डेटा है, आप इसको देख सकते हैं। ये पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो रेट है 1951 से। अच्छा, कोई भी कंट्री जो होता है वो कितना अमीर है कितना गरीब है कैसे पता चलता है? उसके जीडीपी से, उसकी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो ये स्टार्टिंग के एयर हैं, जैसे ये बहुत ज्यादा रेड में जा रहा है, फिर ये येलो ऊपर हो गया, फिर ये ब्लैक हल्का सा आ रहा है। ये सारा का सारा जो है ना, कभी ज्यादा हो रही है जीडीपी, कभी कम हो रही है, कभी उसमें चली जाती है आपकी रेड में। ठीक है, तो ये सारा मैप से बता रहा है ये। सही है जी। अच्छा, एग्रीकल्चर, पाकिस्तान इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क, एंड प्रोड्यूसिंग इनफ फूड ग्रेन्स टू फीड इट्स पीपल। इतना फूड पैदा करता है कि वो आराम से अपने लोगों को खिला सकता है। अच्छा, मुझे बताएं, कोरोना के अंदर, एक मिनट, कोरोना में जब आया था, जब लॉकडाउन हुआ था, तो क्या हमारे मुल्क में फूड की शॉर्टेज हुई थी? जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था बहुत शदीद किस्म का, तो क्या हमारे कंट्री में कहीं पे भी फूड की कहीं पे शॉर्टेज हुई कि नहीं हुई? बताएं मुझे। नो सर। यस सर, हुई थी, कहीं कहीं हुई थी। किस चीज की हुई थी? सब राशन की हुई थी, कहीं शॉर्टेज नहीं, जिसके पास पैसे थे उसको राशन मिला कि नहीं मिला? हाँ, उसको मिल गया था सर राशन। मैं ये कह रहा हूं कि क्या शॉर्टेज हुई थी? शॉर्टेज का मतलब ये है कि अगर एक बंदे के पास पैसे हैं और उसको बाजार में चीज नहीं मिल रही, ऐसा हुआ था? यस सर, इससे काफी सारी सिचुएशन थी सर, काफी सारी प्रोडक्ट्स No, ऐसे थे जो मार्केट में नहीं थे सर। अच्छा सुने, क्या आपको आटा मिल रहा था? आपको चावल मिल रहे थे? आपको सब्जी मिल रही थी? यस सर। आपको फ्रूट मिल रहा था? आपको दूध मिल रहा था? बताएं मुझे। यस सर, सब कुछ मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? मिल रहा था सर। आपको इसलिए मिल रहा था कि आपका जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है राइस का, और लार्जेस्ट वो जो है वो प्रोड्यूस करता है ग्रेन्स जी, अपने अपने लोगों के लिए काफी है। आपका जो जितना भी पंजाब है, ठीक है, आपका जितना भी पंजाब है माशाल्लाह, उसकी जो जमीन है वो जो उसकी जो प्लेन एरियाज है, मैदानी इलाके हैं, वो इतने बेहतरीन चावल को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपकी वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपकी जो वेजिटेबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आपके पास सिंध के कुछ इलाके हैं, फिर केपी के कुछ इलाके हैं, फिर आपका कश्मीर है, ठीक है, और आपका बलोचिस्तान कुछ एरिया, मतलब मेन जो है आपका पंजाब है, उसके बाद दूसरे एरियाज भी हैं। वो इतना ज्यादा आपका जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपके कंट्री को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका कंट्री इंपोर्टर होता तो फिर आपको बहुत शदीद किस्म की प्रॉब्लम होती। कहां पे? जब आपको ये लॉकडाउन लगा था। तो यहां वो ये कह रहा है कि एंड द प्रोड्यूसिंग इनफ होता है, काफी प्रोड्यूस कर लेता है, इतना कर लेता है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए काफी खुराक होती है। अगर वो लोग, पाकिस्तान के लोगों ने जो फसलें उगाई हुई थी, जाहिर है कि वो तो पाकिस्तान के लिए अंदर ही थी ना, तो वो तो प्रोड्यूस हुई थी। तो जब वो प्रोड्यूस हुई थी तो वो लोगों को मिली है, खाना मिल रहा था लोगों को, हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ रहा था। पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द 5 मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान जो है 5 बड़े मेजर कंट्रीज में शामिल है। पाकिस्तान आल्सो, अच्छा टेक्सटाइल को एग्रीकल्चर के साथ हम क्यों डिनोट करते हैं? वजह, एग्रीकल्चर का टेक्सटाइल से क्या लेना देना भाई? सर कॉटन आता है एग्रीकल्चर से। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है, कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अच्छा, कॉटन से क्या बनता है? सर कपड़े वगैरह सब कुछ बनता है। नहीं, कॉटन से पहले यार्न बनता है,
धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है। तो आपका जो मेन जो धागा है, धागा किससे प्रोड्यूस होता है? आपके से कॉटन से। कॉटन से। और कॉटन जो है ये बकायदा ये जो है ना इसकी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, ये उगाया जाता है, फसलें होती हैं इसकी, और फिर इसको वो उतार के इसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं, इसका धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनेगा, ठीक है। तो अगर ये कॉटन हमारे मुल्क में प्रोड्यूस नहीं होता तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारी आगे नहीं बढ़ सकती थी। पाकिस्तान आल्सो प्रोड्यूसेस थर्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो तीसरा बड़ा मुल्क है मिल्क पैदा करने का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी दुनिया में जो दो बड़े मुल्क हैं, जो भी हैं, आई थिंक पहला ऑस्ट्रेलिया होगा, दूसरा पता नहीं कौन सा है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। यहां तक क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, ये हमारा सेशन है, और उसके बाद हम इस क्लास को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी। आज की क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को हम बेहतर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंपैरिजन है पाकिस्तान का और यूएसए का। सो इफ वी मेजर in relation to where the structure of economy, agriculture has come down from 50% to 20%, or within agriculture sector there is a change. Major crops are only 36% of agriculture value added and 14% of minor crops. Fisheries, orchard fruits, vegetable. Thus we are moving in a direction where the same land and same resources are being used more efficiently in the order to produce more. हमारे पाकिस्तान में जितनी भी चीजें पैदा हो रही हैं वो जरूरत के लिए उतनी काफी है जितने लोग हैं। एज अ कंट्रास्ट एग्रीकल्चर इज ओनली 2.5%। अमेरिका में जो एग्रीकल्चर है वो 2.5% है, पाकिस्तान में वो कह रहा है कि 50% से 20% तक है। इन द यूएस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 300 मिलियन। अच्छा, 300 मिलियन है, और पाकिस्तान की जो इस वक्त तो बहुत ज्यादा है ना, इस वक्त पाकिस्तान कितना होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। पाकिस्तान की आबादी, हाँ, 40 मिलियन है, ऐसी कुछ है। अच्छा, ये 300 मिलियन, मुझे इस पे शक हो रहा है 300 नहीं होगा, चेक करते हैं इसको बाद में। आउट ऑफ विच मे नॉट फीड द इंटायर प्रोडक्शन। अच्छा, आबादी ज्यादा है और एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्ट कम है अमेरिका की। वो कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका में जो है जो एग्रीकल्चर जितनी भी क्रॉप्स उग रही हैं, बनाई जा रही, प्रोड्यूस कर रही हैं, वो कम है क्योंकि 2.5% है और आबादी ज्यादा। आउट ऑफ विच दे नॉट फीड द पीपल इंटायर पॉपुलेशन। पूरी पीपल को वो अपनी जो भी उनकी प्रोडक्शन है वो फीड नहीं कर सकते, बट आल्सो एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो और एक्सपोर्ट भी करते हैं। Therefore, it is important to understand that when it is said that agriculture is contributing more, it is the productivity of agriculture rather than the share of the agriculture in the GDP. देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आपकी आबादी जो है वो ज्यादा है और आपकी कंट्री में अगर वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उग रही हैं और प्रोड्यूस हो रही हैं, तो आपके लिए उस तरह का इशू नहीं है। देखिए, अमेरिका की जीडीपी बहुत ज्यादा है, अमेरिकन इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर उसमें क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको कहीं और से उसको हो जाता है मामला। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी वीक है और हर बंदे को खाना मिल रहा है, फूड मिल रहा है, हर चीज अवेलेबल है, तो उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ठीक है जी, इसको पढ़ लीजिएगा, यूएसए पाकिस्तान को बाद में, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री किसे कहते हैं हम लोग? इंडस्ट्री क्या चीज होती है? सनत। हैं? जी, प्रोड्यूसिंग सेम गुड्स लाइक कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। नहीं, वो तो एग्जांपल होगी ना, इंडस्ट्री कहते हैं किसे? हाँ, अच्छा, रॉ मटेरियल से कोई किसी चीज बनाया जाए तो फैक्ट्री हुई ना, फैक्ट्री है ना। फैक्ट्री में इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है?
सर जैसे एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे मुल्क में कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री पूरा सर्व कैसे करती है, मतलब हर जगह से कभी कोई अलग कंपनी है, वो सारी कंपनियों को मिला के प्रोड्यूस को क्या कर रही है, सिर्फ कॉटन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग किसी भी कपड़े को ले लेते हैं कि सिर्फ वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कपड़ा ही कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑल ओवर गारमेंट्स इंडस्ट्री। तो ये बाय ग्रुप हो जाएगा एंड बाय मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा अलग प्रोसेस हो जाएगा मे बी। ठीक है। अच्छा देखें, ये कह रहे हैं कि अगर आप एक जैसी फैक्ट्रियों को, मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ, एक जैसी फैक्ट्रियों को आप मिला देते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल की जो है सारी फैक्ट्रियां मिल जाएं, ठीक है, गारमेंट की सारी फैक्ट्रियां मिल जाएं। अच्छा, जो आपकी ऐसी हैं जो जिसे हम कहते हैं जैसे आयरन की फैक्ट्री है, उनको आप ले लें, ठीक है। अच्छा, पेंट की है, आप उन सबको इकट्ठा कर लें। अच्छा, सीमेंट की, उन सबको इकट्ठा कर लें। तो एक जैसी जो फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे सीमेंट की जितनी फैक्ट्रियां भी होंगी वो सारी इंडस्ट्री कहलाएंगी, वो एक इंडस्ट्री कहलाएगी। अच्छा, पेंट है, उसकी जितनी फैक्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्री कहलाएगी। अच्छा, जितनी गाड़ी बनाने की के कारखाने हैं या फैक्ट्रियां पाकिस्तान में हैं, सबको मिला दें तो वो एक इंडस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। तो एक जैसी जो सर्विसेज या प्रोडक्शन हो तो वो एक इंडस्ट्री बन जाती है। अच्छा जी, यस ये सर। स्टूडेंट, ये 9 मिनट के बाद आपकी ये खत्म हो जाएगी, आपकी ये क्लास। और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी सैटरडे को 9 बजे, 9 से 11। और ये आपकी रिकॉर्डिंग, जैसी भी आपकी क्लास हुई है थोड़ी डिस्टर्ब रही है, पहली क्लास थी, तो ये जो क्लास है इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, इसकी पीपीटी भी सेंड कर दूंगा अभी सारी। और उसके बाद ऐसा होगा कि ये चीज अभी फिलहाल ये जो स्लाइड है ये नेक्स्ट स्लाइड में भी चलेगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री नाउ अकाउंट फॉर 25% ऑफ द इनकम। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त 50% सिर्फ एग्रीकल्चर से आ रहा था, मगर कहता है कि अब जो और इंडस्ट्री और नहीं थी उस वक्त, ना होने के बराबर थी, वो सारी इंडिया मूव हो गई थी। अभी कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी का, वो पाकिस्तान की इनकम का 25% है, अभी है, पहले नहीं था, पहले समझो जीरो था जब पाकिस्तान बना था। When we recall, there was not even a single industry worth its name at the time of partition. जब पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बना था, पार्टीशन कहते हैं इंडिया पाकिस्तान को दो होना, तो उस वक्त कोई खास सिंगल इंडस्ट्री नहीं थी। So if we look where we were and where we are, I think the justification for Pakistan in the term of betterment of economic condition of Muslim in this part is very strong. कहता है कि अगर हम देखें कि हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं, तो ये एक बेटरमेंट हुई है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में कोई भी फैक्ट्रियां, कोई खास कारखाने नहीं थे। अभी पाकिस्तान, और ना ही कोई खास इनकम थी कोई किसी कारखाने से, ना ही कोई इस इंडस्ट्री से। तो अभी कह रहा है कि अभी पाकिस्तान की जितनी भी इनकम है उसका 25% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री से आ रहा है, फैक्ट्रियों की इनकम से हो रहा है। बट वी हैव नॉट लिव्ड अप टू अवर पोटेंशियल, वी कैन डू मच बेटर देन दिस, ठीक है। हमने इसको और अच्छा करना है। कह रहा है कि अगर 25% है तो इसको और अच्छा किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। Where are we lagging behind? In 1969, Pakistan export of manufactured goods were higher than the combined export of Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand. पाकिस्तान जो है 1969 में, आज से 50 साल पहले, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन, ये तीन जो कंट्री हैं, इनकी जितनी भी एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की अकेले के बराबर थी। बात समझ आ रही है? हेलो। यानी पाकिस्तान के शुरू के 15-20 साल, 25 साल बहुत अच्छे थे। आज मलेशिया की कहां पे एक्सपोर्ट पहुंची हुई है, कहां पे है मलेशिया, कितना बड़ा इस वक्त है, वो एशियन टाइगर बना हुआ है आपके सामने है। फिलिपाइन कहां पे पहुंचा हुआ है, इंडोनेशिया कहां पे पहुंचा हुआ है, और पाकिस्तान ने डाउन किया है। अब उसकी रीजंस क्या है बाद में बात करेंगे। इन 1960s कोरिया इम्यूलेटेड पाकिस्तान इन इट्स 5-year प्लानिंग प्रोसेस। कोरिया ने 1960 में पाकिस्तान का 5-year प्लान लिया था कि भाई अपना प्लान दे दो, हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ठीक करें।
But the tragedy is that even a country such as Vietnam जो था, which was completely devastated by the war, has now overtaken Pakistan. आपको पता है कि वियतनाम में अमेरिका ने 60s में अटैक किया था और वहां पे जंग हुई थी, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था, तो उसको भी पाकिस्तान में बहुत हेल्प आउट किया था। 10 years ago, India, which was way behind Pakistan, 1990 तक इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुकी है, इज नाउ वे अहेड। यानी 90 तक, 1990-95 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से बहुत आगे रही है। पाकिस्तान का रुपीज जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इंडिया का रुपीज जो था वो नीचे था। अब वो तकरीबन 2 के बराबर हो गया है, पाकिस्तान के 2 रुपए और इंडिया के 1 रुपया हो गया है। तो सर ऐसे सर बांग्लादेश का भी सर जो उनका भी जो 1 रुपया हमारा, वो आज 2 रुपए। जी बिल्कुल जी, ठीक है। तो यही मैं यही कहता हूँ कि आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इस तरह बांग्लादेश का भी हो गया। तो इन लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा है और अपनी इकोनॉमी को ठीक किया है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको यही हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कि हम कब कहाँ थे, अब क्या है और आगे भी तो ठीक करना है ना। As an economist, the biggest challenge is how can we organize ourselves to improve our economy. अच्छा, ये ऐलान हो रहा है मस्जिद में, 1 मिनट रुकिएगा जरा प्लीज। अच्छा तो अच्छा, अब एज एन इकोनॉमिस्ट, अगर हम इकोनॉमिस्ट पढ़ रहे हैं या जो इकोनॉमिस्ट के लोग हैं, द बिगेस्ट चैलेंज इज हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज ओवर सेल्फ टू इम्प्रूव अवर इकोनॉमी। किस तरह से जो मामला हमारे खराब हो गए हैं उसको ठीक किया जाए, ठीक है। अच्छा जी, आपकी 2 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, तो 2 मिनट के बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा, जो भी मुझे सीआर है या जो भी यहाँ लोग अवेलेबल हैं उनकी जगह मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, अपनी अटेंडेंस में ले लूंगा और उसके बाद हमारी क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होगी। जी, जैसी ही क्लास एंड होगी आपकी क्लास एंड हो जाएगी, ये सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। चैलेंजेस बीच टू में काफी थैंक यू स्टूडेंट्स सर। ऐसे जी, सर बीच में काफी स्टूडेंट्स ऐसे जो अभी क्लास खत्म होने से पहले ही लीव कर चुके हैं सर, वो जिन्होंने आधी मैसेज क्लास ली है आधी नहीं ली। वो मैसेज कर देना, वो ग्रुप में मैसेज कर दें। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर किसी को इशू है, जाना चाहता है चला जाए, वो क्लास में ना अपना नाम वाला बता दे ग्रुप में और आईडी के साथ बस, ठीक है। अच्छा, इम्प्रूव हमें कैसे करना है, चैलेंजेस वी इम्प्रूव मोर एंड इम्प्रूव हमें हमें वी इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। हमारे मसला क्या है कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, ये एक प्रॉब्लम है। ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है, यानी हम ज्यादा खरीद रहे हैं, बेच कम रहे हैं। हमने बेचना ज्यादा है, खरीदना कम है, ठीक है जी। वी कंज्यूम मोर एंड सेव लेस, हम ज्यादा यूज कर रहे हैं और बचा कम रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स अर्न एज रेवेन्यू, गवर्नमेंट जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। फिर क्या होता है कि उसको बाहर से कर्जा लेना पड़ता है और वो जो कर्जा होता है उसके ऊपर सूद होता है, डेट होता है, उस पर शरायत होती है कि हम महंगाई करके पैसे वापस करेंगे। Our share in the world trade is shrinking, हमारा जितना भी दुनिया में तिजारत हो रही है, बिजनेस हो रहा है, हमारा शेयर जो है उसमें हिस्सा जो है कम से कम हो रहा है। We face energy and water shortage, हमारे पास वाटर और एनर्जी की, बिजली की शॉर्टेज हो रही है, यानी कि बिजली की भी हो रही है, गैस की भी हो रही है, और जितनी भी चीजें इस तरह की हो रही है। क्रैशेस ऑफ गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीकनेस, हमारे पास जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनसे वो चीजें मैनेज नहीं हो रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के मसले हैं, लॉ ऑर्डर के मसले हैं, और
पॉलिटिकली हमारा मुल्क स्टेबल नहीं है, परेशानियां हैं, तो ये एक चैलेंजेस है। अच्छा, अभी आपकी ये क्लास एंड होने जा रही है, तो मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ, और कोई इशू है, कोई बात करनी है तो कर ले मुझसे। ये क्लास जैसे ही सेशन एंड होगा, ये 30 सेकंड में एंड हो रहा है, 20 से 30 सेकंड में, तो हम ये क्लास आज डिस्टर्ब रही है, आई नो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अच्छी होगी। सर नेक्स्ट सैटरडे को क्लास है या कल सैटरडे की क्लास? नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी। ठीक है सर। ठीक है, अभी ये तो क्लास होगी ना, जैसी भी हो गई, नेक्स्ट क्लास से सही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे को हम बात करेंगे। अभी आपकी एंड हो रही है, मैं आपको भेज दूंगा इसकी स्लाइड भी, सब कुछ।